जय हिंद। हम क्लास 10th का साइंस पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हम चैप्टर शुरू करेंगे कार्बन और उसके यौगिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। और आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कार्बन में आबंध के बारे में कि कार्बन में बॉन्डिंग कैसे होती है, कार्बन का यौगिक कैसे बनता है। हमारे जीवन में हमारे आसपास की सभी चीज़ों में कार्बन होता है। देखिए ये मार्कर आपको दिख रहा है, इसमें जो प्लास्टिक है इसमें भी कार्बन है, लकड़ी है उसमें भी कार्बन है, हमारे शरीर में भी कार्बन है। तो कार्बन हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसलिए ये आपके सिलेबस में एक चैप्टर ही बना दिया है कार्बन और उसके यौगिक, कि कार्बन जो है हमारे जीवन में कैसे महत्वपूर्ण है, इससे क्या क्या बनता है और ये हमारे जीवन में कैसे उपयोगी होता है, इसके लिए एक चैप्टर बनाया है। और ये बताएगा, ये चैप्टर जो है ये बताएगा हमको कि हमारे शरीर में या हमारे आसपास की चीज़ों में क्या क्या चीज़ें रहती हैं, कौन कौन सी यौगिक बनते हैं। इस चैप्टर में हमको मेनली 5 टॉपिक के बारे में पढ़ना है। पहला है कार्बन में आबंध, बॉन्डिंग इन कार्बन, और दूसरा है कार्बन की सर्वोत्तमुखी प्रकृति, तीसरा है कार्बन यौगिक के रासायनिक गुणधर्म, और चौथा है कुछ महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक, एथेनॉल तथा एथेनोइक अम्ल। देखिए कुछ महत्वपूर्ण जो मतलब हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है उसके लिए। और एथेनॉल जो है जानते हैं क्या, एथेनॉल शराब है, और एथेनोइक अम्ल एक अम्ल है, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। साबुन और अपमार्जक के बारे में पढ़ेंगे। तो ये 5 टॉपिक जो है हमारे इस चैप्टर में दिया गया है, जिसमें से आज हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे कार्बन में आबंध के बारे में। अभी ये पहला टॉपिक आज इस लेक्चर में कंप्लीट नहीं होगा, लेकिन हम फिर भी कोशिश करेंगे कुछ हद तक कंप्लीट कर लें। देखिए पहले हम चैप्टर का नाम समझते हैं कि कार्बन और उसकी यौगिक, यानी कार्बन क्या होता है। कार्बन क्या होता है? तो कार्बन एक तत्व है, ये आप क्लास 9th में पढ़ चुके होंगे कि तत्व क्या होते हैं और यौगिक क्या होते हैं। तो बाबू देखो हम फिर से एक बार बता देते हैं तत्व क्या होते हैं और यौगिक क्या होते हैं। तत्व जो होते हैं ऐसे परमाणुओं से मिलकर के बने होते हैं जो मतलब एक ही तरह के परमाणुओं से मिलकर के तत्व बनते हैं। जैसे में आप लोहा को ले लीजिए, लोहा क्या है? लोहा जो है एक तत्व है। अब ये परमाणु क्या है? परमाणु यानी एटम क्या है? तो देखिए कोई भी चीज, चाहे हम हुए, चाहे आप हुए, चाहे आपके पास जितनी भी चीजें हैं, जो भी इस पृथ्वी पे दिख रहा है, जो भी है, सब चीज जो है केवल और केवल एक ही चीज से मिलकर के बना हुआ है, जिसको हम बोलते हैं परमाणु यानी एटम। ठीक, एटम। और ये एटम क्या होता है, परमाणु क्या होता है? तो परमाणु जो है ना इस ब्रह्मांड को बनाने का एक इकाई है, एक मूल कण है। इस पूरे ब्रह्मांड का निर्माण इस छोटे से कण से हुआ है, जिसको हम अपनी आंख से देख भी नहीं सकते हैं। तो ये परमाणु जो है ये सभी चीज़ों का निर्माण करता है। जितनी भी चीज़ें आप देख सकते हैं सभी परमाणुओं से मिलकर के बने हुए हैं। अब ये देखिए परमाणु होता क्या है। तो परमाणु जो होता है किसी पदार्थ का वह छोटा कण जिसको और हम तोड़ ना सकें, उसको हम बोलते हैं परमाणु। क्या बोलते हैं? परमाणु। जैसे आप एक ईंट ले लीजिए, चाहे आप एक लोहा ले लीजिए, लोहा, और उसको खूब पीसते जाइए और इतना पीस दीजिए कि उसके बहुत छोटे छोटे कण बन जाएं। और वो कण जो है, एक कण हम उठाएं तो वो हमको दिखाई न दे, मतलब बहुत छोटे छोटे, इमेजिन भी नहीं कर सकते, बहुत छोटे छोटे कण हो जाए। ठीक, तो इतने छोटे छोटे कण जिसको हम अब और नहीं तोड़ सकते हैं, उसको हम बोलते हैं परमाणु। ठीक, तो पदार्थ के, किसी भी पदार्थ के वैसे छोटे कण जिसको हम और अधिक नहीं तोड़ सकते हैं, और अधिक तोड़ना संभव नहीं है, उसको हम बोलते हैं परमाणु यानी एटम। अब कोई भी चीज आप समझे कि एटम से मिलकर के बने होते हैं, परमाणु से मिलकर के बने होते हैं। तो बाबू जैसे देखो परमाणु से मिलकर के बने कैसे होते हैं। जैसे हम अगर कोई दीवार बनाते, कोई अपने घर का दीवार बनाते हैं, अपने सपनों का महल बनाते हैं, तो उस महल में क्या करते हैं? उस महल में पहले एक ईंटा जोड़ेंगे, उसके बाद दीवार बनेगा। सेम वैसे ही परमाणु जो है आपस में जुड़ करके कोई चीज बनाते हैं। जैसे ये मार्कर है, और ये मार्कर किससे मिलकर के बना हुआ है? परमाणु से मिलकर के बना हुआ है। और ये परमाणु कैसे जुड़े होंगे? जैसे दीवार में ईंट जुड़े होते हैं, वैसे परमाणु अपने मतलब जुड़े रहते हैं, अपने इस मार्कर में जुड़े रहते हैं, और जुड़ करके इस मार्कर का निर्माण किए हुए हैं। तो किसी भी चीज का निर्माण परमाणुओं से होता है। और देखिए लोहा जो है, लोहा एक तत्व है, और लोहा जो तत्व है इसको हम तत्व क्यों बोल रहे हैं? लोहा को तत्व इसलिए बोला जा रहा है काहे से कि इसमें केवल एक ही प्रकार के परमाणु है,
कितने प्रकार के परमाणु हैं? केवल एक ही प्रकार के परमाणु हैं, जिसमें से फेरस यानी लोहा, तो यही लोहा का संकेत होता है। और लोहा जो है एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर के बना हुआ है Fe, और Fe के कई परमाणु मिलकर के लोहा का एक छोटा सा टुकड़ा बना देंगे सब। तो जो भी चीज एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर के बना है उसको मतलब क्या बोलते हैं? तत्व बोलते हैं, एलिमेंट्स बोलते हैं। वैसे तो हमको शुद्ध लोहा कहीं नहीं मिलता है, हमको सब मिश्रित लोहा मिलता है। एकदम शुद्ध लोहा को हम तत्व बोलेंगे, जो मिश्रित लोहा रहता है उसको तत्व नहीं बोला जा सकता है, कैसे कि उसमें कई चीजें मिश्रित रहती हैं, कई चीजें मिली हुई रहती हैं, तो मिश्रण को हम लोहा नहीं बोल सकते हैं। और हमारे पास जो आता है लोहा, उसमें एल्युमिनियम कई चीजें मिली होती हैं, मतलब बहुत ज्यादा चीजें मिली होती हैं। एकदम प्योर लोहा हमको नहीं मिलता है, तो प्योर लोहा नहीं मिलता है। प्योर लोहा को हम बोलेंगे क्या? यानी तत्व, यानी एलिमेंट। अब देखो, जैसे हम कहते हैं आपको कि आप जल का सूत्र बताइए, तो जल का सूत्र आप क्या बताएंगे? पानी का सूत्र आप क्या बताएंगे? कहेंगे H2O। ये क्या पूछ रहे हैं? छोटी छोटी चीजें। तो देखिए H2O क्या है? H2O यानी कि जल है, और ये जल का सूत्र है, जल की एक अणु का सूत्र है। मतलब ये बताया गया है कि जल का सबसे छोटा कण जो है इन परमाणुओं से मिलकर के बना हुआ है। जल जो है इससे मिलकर के बना हुआ है। तो जल में क्या होता है? जल के एक अणु में 2 हाइड्रोजन के परमाणु रहते हैं और 1 ऑक्सीजन का परमाणु रहता है। मतलब कितने प्रकार के परमाणु हुए? तो 2 हाइड्रोजन के परमाणु। हाइड्रोजन दोनों तो एक ही तरह होंगे, मतलब कि देखिए हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का परमाणु एक ही तरह का होगा। ये भी हाइड्रोजन का परमाणु और ये भी हाइड्रोजन का परमाणु, तो एक तरह का ये परमाणु हो गया, ये दोनों परमाणु एक तरह के हो गए। और ऑक्सीजन का परमाणु एक है, तो मतलब ये एक अलग तरह का परमाणु। तो जल में कुल कितने तरह के परमाणु हुए? तो जल में कुल 2 तरह के परमाणु हुए। तो ये जो है ये क्या कहलाएगा? यौगिक कहलाएगा। यानी क्या हुआ? यानी यौगिक किसको हम बोलेंगे? कंपाउंड किसको बोलेंगे? 2 या 2 से अधिक प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के बने पदार्थ को हम क्या बोलते हैं? यौगिक बोलते हैं, कंपाउंड बोलते हैं। ठीक, अब देखिए कंपाउंड में एक चीज आता है अणु, यानी मॉलिक्यूल। ठीक, तो मॉलिक्यूल जो होता है, अणु जो होता है वो क्या होता है? अणु मतलब देखिए पानी का सबसे छोटा बूंद, बहुत छोटा बूंद, मतलब कि अब उसको तोड़ेंगे तो पानी नहीं रह जाएगा। टूटेगा तो पानी का ऐसा बूंद जो टूट सकता है, लेकिन अब तोड़ेंगे उसको ना तो पानी नहीं रह जाएगा। तो उस बूंद को हम बोलेंगे कि ये पानी का एक अणु है। तो मतलब कि किसी भी पदार्थ का एक अणु क्या कहलाता है? एक अणु वह कण है जिसको अब हम तोड़ेंगे तो वो उसका अस्तित्व मिट जाएगा। जिस पदार्थ का वो कण है उसका अस्तित्व मिट जाएगा। जैसे देखो हम क्या करेंगे, अगर जल का एक अणु लेते हैं, पानी का एक अणु लेते हैं जिसमें H2O रहता है, तो इस सबसे छोटा बूंद, बहुत छोटा बूंद पानी का बनेगा, बहुत छोटा। और अब इसको हम तोड़ना चाहेंगे तो देखो पानी एकदम छोटा बूंद में टूट चुका है, अब तोड़ेंगे तो ये अलग हो जाएगा, हाइड्रोजन ये बन जाएगा और ये ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। मतलब कि अब ये पानी नहीं रह गया, अब 2 टाइप का गैस बन गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक, तो ये है कि अणु किसको बोलते हैं? तो अणु ऐसे किसी भी पदार्थ के ऐसे छोटे कण, ऐसे सबसे सूक्ष्मतम कण जिसको अब तोड़ेंगे तो उस पदार्थ का अस्तित्व नहीं रह जाएगा, उसको हम बोलते हैं अणु, यानी मॉलिक्यूल। तो इतनी चीज़ों के बारे में आप पिछले क्लासों में पढ़ चुके होंगे, क्लास 9th में ही पढ़ चुके होंगे। अब देखिए हम यौगिक बनाने वाले हैं, यानी कंपाउंड बनाने वाले हैं। और कंपाउंड में क्या होगा? 2 या 2 से अधिक तरह के परमाणु मिले होंगे, और इसमें हमको परमाणु क्या लेना है? तो देखो कार्बन और उसके यौगिक, कार्बन तत्व का परमाणु लेंगे तो कार्बन और उसके यौगिक, यानी कार्बन से हम कंपाउंड बनाएंगे, यौगिक बनाएंगे। कोई भी चीज बनाएंगे हम इस चैप्टर में कार्बन से ही बनाएंगे, कोई भी चीज हो गया। ठीक, तो देखिए इस चैप्टर में हमको कार्बन से कोई भी चीज बनाना है, कार्बन परमाणु रहेगा, उसके साथ कुछ जुड़े उससे मतलब नहीं है, लेकिन उस पदार्थ में कार्बन होना चाहिए, ऐसे हम पदार्थ को इसमें बनाएंगे। ठीक, तो ये है हमारे चैप्टर का शुरुआत। अब देखिए, अब आपको एक चीज समझना होगा, एक चीज ये है कि आखिर जो है जल में H2O यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये परमाणु जो हैं आपस में जुड़े कैसे हैं,
कभी भी कोई चीज़ अगर दो चीज़ साथ साथ है तो उसका कोई रीज़न होता है। जैसे आप दो लोग अगर दोस्त हैं तो आप काहे एक साथ हैं, काहे से कि आपके बीच दोस्ती है। तो दोस्ती क्या कर रहा है, आपको जोड़े रखने का काम कर रहा है, एक साथ रखने का काम कर रहा है। तो ये आपके रिलेशन का एक नेम हो गया दोस्ती, ठीक। वैसे ही सेम यहाँ पे होता है, जब दो परमाणु आपस में जुड़े हुए हैं, यहाँ पे जैसे H2O है ना, तो H और यहाँ पे O और यहाँ पे H, ठीक। ऐसे इसका स्ट्रक्चर बनता है। अभी बता रहे हैं स्ट्रक्चर क्या होता है। तो देखिए, इसके बीच जो जोड़े रखने का काम करता है उसको हम बोलते हैं बॉन्ड, यानी बंध। हिंदी में बोलते हैं आबंध या बंध, ठीक। तो आबंध या बंध, देखिए आबंध ऐसे लिखते हैं, आबंध, और बंध भी लिख सकते हैं इसको। तो देखिए, इस रिलेशन का, जैसे आपके रिलेशन का नाम है दोस्ती, वैसे फ्रेंडशिप, वैसे यहाँ पे जो रिलेशन है इन दोनों परमाणुओं के बीच, उसका नाम है आबंध, यानी बॉन्डिंग बोलते हैं इसको। तो दो परमाणुओं को जोड़ने के लिए क्या काम करता है, बॉन्डिंग। और जब दो परमाणु आपस में जुड़ते हैं, दो या दो से अधिक परमाणु आपस में जुड़ते हैं, तो यौगिक का निर्माण होता है। तो यौगिक का निर्माण करने के लिए हमको क्या चाहिए, बॉन्डिंग करना पड़ता है दो या दो से अधिक परमाणुओं के बीच। तो बॉन्डिंग क्या है, बंध क्या है, तो आज से कोई भी पूछेगा कि बाबू बंध क्या है, तो बंध जो है कुछ नहीं है, बंध वह कारक है जो दो या दो से अधिक परमाणुओं को आपस में जोड़े रखता है। बंध वह कारक है जो किसी यौगिक में दो या दो से अधिक परमाणुओं को आपस में जोड़े रखता है, ठीक। तो कारक मतलब कारण। जैसे आपके बीच दोस्ती है तो दोस्ती के चलते आप लोग पास पास हैं, साथ साथ हैं, वैसे ही सेम यहाँ पे परमाणु होते हैं। परमाणु जो होते हैं साथ कब होते हैं, जब इनके बीच बॉन्ड होता है, बंध होता है, ठीक। तो बंध एक कारक है, ठीक। बंध एक कारक है जिसके चलते ये दोनों परमाणु एक साथ रहेंगे। और जब दो परमाणु एक साथ रहेंगे, तो क्या बन जाएगा, यौगिक बन जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन हम पूछते हैं तो कहेंगे हाइड्रोजन का सूत्र बताइए, हाइड्रोजन गैस का सूत्र, तो आप कहेंगे H2 जो है एक तत्व है, लेकिन इसमें दो परमाणु हैं। देखो H2 है एक तत्व है, लेकिन इसमें परमाणु को गए दो, मतलब H2 मतलब दूगो हाइड्रोजन, दूगो H। तो H और H के बीच बॉन्डिंग है। और अभी हम बताए हैं दो या दो से अधिक परमाणुओं से बने पदार्थ को हम क्या बोलते हैं, यौगिक यानी कंपाउंड। लेकिन ये कंपाउंड नहीं है, ये तत्व है। हम क्या बोले कि दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणुओं से, क्या बोले हैं, दो या दो से अधिक प्रकार के तत्वों से या परमाणुओं से मिलकर के जो पदार्थ बनता है उसको हम बोलते हैं यौगिक यानी कंपाउंड। तो बाबू परमाणु और तत्व में अंतर है। तत्व का मतलब कि तत्व जो है अधिक परमाणु से, एक से अधिक परमाणु से बन सकता है, लेकिन वो एक से अधिक जो परमाणु होंगे एक ही तरह के होंगे। यहाँ पे हाइड्रोजन बस मिलके और हाइड्रोजन गैस बनाएंगे, ठीक। यहाँ पे H2 है, बस हाइड्रोजन का परमाणु है, ठीक। लेकिन यहाँ पे जल को देखिए, पानी को देखिए, तो इसमें दो तरह के परमाणु आ जा रहे हैं, एक ऑक्सीजन का परमाणु और दो हाइड्रोजन का परमाणु। तो दो तरह के परमाणु जब मिल रहे हैं तब हम इसको कंपाउंड यानी यौगिक बोलेंगे। लेकिन तत्व कब बोलेंगे, तत्व दो या दो से अधिक परमाणु हो सकते हैं, लेकिन वो केवल और केवल एक ही तरह के होने चाहिए, तब हम तत्व बोलेंगे यानी एलिमेंट बोलेंगे। तो ये एलिमेंट हो गया। और परमाणु क्या हो गया, परमाणु तो आप समझ ही रहे हैं कि वह छोटा कर जिसको और नहीं तोड़ा जा सकता, परमाणु एटम कहलाता है। अब देखिए, अब होता है एक चीज इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब बॉन्डिंग करना हम सीखेंगे, बॉन्डिंग होता कैसे है इसी के बारे में समझना है। तो जैसे आपके बीच पहले परिचय होता है, आप लोग दोस्त बनते हैं तो पहले परिचय करते हैं कि तुम हमारे नेचर का है कि नहीं है, कैसे, मतलब किसी भी टाइप का परिचय करते हैं, इंट्रोडक्शन करते हैं। वैसे परमाणु जो होते हैं बंध बनाने के लिए इंट्रोडक्शन करते हैं। अब ये इंट्रोडक्शन कैसे होता है, तो देखिए, बंध बनने के लिए इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होना जरूरी है। कोई भी दोस्ती आजकल हो रही है तो देख रहे हैं कि मतलब कि स्वार्थ के चलते हो रहा है। वैसे परमाणु होते हैं स्वार्थ के चलते बॉन्ड बनाते हैं, परमाणु जो होते हैं स्वार्थ के चलते बॉन्ड बनाते हैं। अब देखिए, जिस भी परमाणु के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाता है वो परमाणु अस्थायी हो जाता है, वो तत्व अस्थायी हो जाता है।
क्या बोले, जिस भी तत्व के बाह्यतम कोश में परमाणुओं की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 हो जाती है उस तत्व को हम मानते हैं अस्थाई। ज्यादातर सामान्यतः अभी बता रहे हैं, 1-2 अपवाद भी आएगा इसमें, केमिस्ट्री अपवाद से भरा हुआ है, आप जानते हैं। देखिए आप पढ़े होंगे पीरियोडिक टेबल, तो पीरियोडिक टेबल में पहले आता है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ऐसे पढ़े होंगे। 20 तक आपको याद होना चाहिए। अभी नहीं याद है तो याद कर लीजिए, कैसे कि इसमें जरूरत पड़ेगा 20 तक का। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ऐसे बहुत, मतलब 20 तक आप याद कर लीजिए। तो 20 तक आप याद कर लेंगे तो ये 20 तक का मतलब क्या है, देखिए हाइड्रोजन कितने नंबर पे आता है, लिखे हैं हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ऐसे लिखे हैं ना। तो हाइड्रोजन कितने नंबर पे, तो 1 नंबर पे, हीलियम 2 नंबर पे, लिथियम 3 नंबर पे। मतलब कि ये नंबरिंग जो हो रहा है, इस नंबरिंग को हम बोलते हैं परमाणु क्रमांक। हम परमाणु क्रमांक के हिसाब से याद करने के लिए बोल रहे हैं आपको। तो 1 से 20 तक के परमाणु क्रमांक तक के तत्वों को आप याद कर लीजिए कि इसका परमाणु क्रमांक क्या होता है, तभी आप बॉन्डिंग कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। तो देखिए हम आपको दे भी देंगे, यहाँ पे एक चार्ट दे रहे हैं, आप वहाँ से याद कर लीजिएगा। देखिए हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या है, 1 है, ठीक। अब एक होता है परमाणु भार, तो यहाँ पे हमको परमाणु भार से कोई मतलब नहीं है। परमाणु भार का मतलब कि परमाणु का वजन कितना है, भार कितना है, तो उसे हमको कोनो मतलब नहीं है। हमको यहाँ पे मतलब है बस परमाणु क्रमांक से बॉन्डिंग करने के लिए। किसी भी यौगिक में इस हाइड्रोजन को जोड़ने के लिए इसमें हमको बस पता करना है कि इसका परमाणु क्रमांक कितना है। तो हाइड्रोजन जितने नंबर पे आता है उसका परमाणु क्रमांक उतना ही है। तो हाइड्रोजन पहले पे आता है, यानी परमाणु क्रमांक 1 है। अब परमाणु क्रमांक होता क्या है, तो परमाणु क्रमांक लिखा इसलिए जाता है, परमाणु क्रमांक इसलिए लिखा जाता है कि परमाणु क्रमांक जो है ना नंबर, वो नंबर दिखाता है कि इस परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है। देखिए किसी भी परमाणु का स्ट्रक्चर, किसी भी एटम का स्ट्रक्चर इसी टाइप का होता है। बीच में वो नाभिक रहेगा, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बैठे रहेंगे सब, और चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर काटता रहेगा। बस यही ना है परमाणु का संरचना। आप पढ़े होंगे, क्लास 9th में भी आपको बताया गया होगा। तो आप परमाणु के बारे में पढ़े तो आपको पता चला कि परमाणु कुछ भी नहीं है, परमाणु एक छोटा कण है, और उस छोटे कण का स्ट्रक्चर कैसा है, तो एगो बीच में गोल का नाभिक है। कैसा नाभिक है, गोल का। इस नाभिक में कौन सी है, प्रोटॉन है। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। इसको हम बताए हैं, एक पढ़ाए थे पहला चैप्टर जिसमें हम केमिकल इक्वेशन और वो पढ़ाए थे, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, तो उसमें हम पढ़ाए थे आपको। तो परमाणु जो होता है, आप जानते हैं परमाणु में क्या होता है बाबू, परमाणु में एगो बिचवा में रहेगा नाभिक, गोल सा बल्ला रहेगा, गोल सा बल्ला टाइप में कुछ रहेगा, गोल मतलब कुछ स्ट्रक्चर रहेगा, और उस स्ट्रक्चर में 2 बैठे रहेंगे सब। कौगो 2, एगो प्रोटॉन और एगो न्यूट्रॉन। इसमें न्यूट्रॉन से हमको कोई मतलब नहीं है, बस समझिए कि क्या रहता है, नाभिक में प्रोटॉन रहता है, न्यूट्रॉन भी रहता है, लेकिन हमको इसमें कुछ भी मतलब नहीं है कि रहे या ना रहे। प्रोटॉन पे कैसा आवेश होता है, प्लस आवेश होता है, और इलेक्ट्रॉन पे कैसा आवेश होता है, ऋण आवेश होता है, यानी कि निगेटिव चार्ज होता है। तो देखिए परमाणु का स्ट्रक्चर यही होता है। परमाणु क्या है, एक छोटा कण है, और हमको ये देखने में इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखता है, जिसमें एक बीच में गेंद टाइप का छोटा सा, बहुत छोटा स्ट्रक्चर होता है। जब हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो दिखता है, इस माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखता, बस इमेजिन कर सकते हैं इसको। तो इस परमाणु में बहुत छोटा सा एक स्ट्रक्चर होता है, गोल सा, जिसमें ये प्रोटॉन रहता है, और प्रोटॉन पे कैसा आवेश, पॉजिटिव आवेश। अब देखिए हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, हाइड्रोजन का क्या परमाणु क्रमांक 1, और ये परमाणु क्रमांक 1 क्या है, 1 जो है ये प्रोटॉन की संख्या है। तो इस हाइड्रोजन के परमाणु में कितने प्रोटॉन नाभिक में बैठे हुए हैं, कितने प्रोटॉन जो है बैठ के मटरगश्ती कर रहे हैं सब, इसी के बारे में परमाणु क्रमांक बताता है। ठीक, तो जैसे आप लोग क्लास में बैठ के इधर देखेंगे उधर देखेंगे, ऐसे यही प्रोटॉन है, कम एकदम निकम्मा है, बैठा रहता है, लेकिन यह बहुत काम करता है, आपके जैसे नहीं है। तो देखिए
यहाँ पे प्रोटॉन जो है, प्रोटॉन की संख्या को किसी भी परमाणु में, किसी भी चीज के परमाणु में प्रोटॉन की संख्या को ये परमाणु क्रमांक बताता है। अगर हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है, मतलब इसके परमाणु में, इसके परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन, एगो प्रोटॉन है, ठीक। दूसरा, अब मान लीजिए हीलियम है, तो हीलियम के परमाणु में, हीलियम के परमाणु में, इसके परमाणु में क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या, हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना है, 2 है, तो इसके परमाणु के नाभिक में कितने प्रोटॉन रहेंगे बाबू, 2 प्रोटॉन बैठे होंगे। तो जितना परमाणु क्रमांक उतना प्रोटॉन, जितना परमाणु क्रमांक उतना प्रोटॉन, बस इतना याद रखिएगा, ठीक। अब किसी भी परमाणु में एक और चीज याद रखिएगा, किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या रहती है, बराबर रहती है। अभी कई लोगों को ये पता होगा, कहते होंगे काहे लिए ये पढ़ा रहे हैं, तो बाबू कई लोगों को नहीं पता है, उन लोगों को भी बताना जरूरी है, नहीं तो उनको समझ में ही नहीं आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बोर्ड के दृष्टिकोण से, बहुत ज़्यादा इसमें यूपीएससी नाम पूछता है, बहुत ज़्यादा चीज़ें इसी चैप्टर से पूछता है, केमिस्ट्री के चैप्टर से, ठीक। तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम बताए कि परमाणु क्रमांक जो है उस परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को दर्शाता है कि इस परमाणु में कौ प्रोटॉन बैठे हुए हैं सब। और ये भी बताया कि अगर किसी भी परमाणु में प्रोटॉन की संख्या जितनी होती है उतनी ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। मतलब हमारा क्या है, मतलब हमारा ये है कि हम परमाणु क्रमांक से मालूम किए कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है, मतलब कि उस परमाणु में, उस हाइड्रोजन के परमाणु में प्रोटॉन, एक प्रोटॉन बैठा हुआ है। अब हम कहे कि प्रोटॉन की संख्या के बराबर ही उस परमाणु में इलेक्ट्रॉन रहते हैं, जो इस प्रोटॉन का चक्कर लगा रहा है। जैसे आप अपने गौवा में ऐसे चक्करियाते रहते हैं, किसी के घर के चारों तरफ, तो किसी के मतलब कहीं दूसरे गांव में तो ऐसे बिना मतलबों का चक्करियाते रहते हैं कि तनी जाके झांकी हैं, बस इसीलिए। तो अब देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है चक्करियाता रहता है, किसको देखने के लिए, तो प्रोटॉन को देखने के लिए परमाणु में। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है एक रास्ते पे गति करता है, यहाँ पे इस रास्ते पे, तो इसे इस रास्ते पे इसे चक्कर काटता रहता है, घुरियाता रहता है, बस इसको प्रोटॉन को। तो ये प्रोटॉन को घुरियाता रहता है। और ये बताएं हम कि ये जितना प्रोटॉन रहेगा उतना ही इलेक्ट्रॉन रहेगा। अब मान लीजिए कि एगो के लिए आप लोग 2 लोग नहीं जाते हैं, कभी कभार हो जाता है बाई चांस, लेकिन ज़्यादातर केसेस में एक ही लोग जाते हैं। तो इसे इलेक्ट्रॉन है, एगो के लिए एक ही चक्कर काटने जाता है, एक ही घुरियाने जाता है इसको, ठीक। तो जितने प्रोटॉन की संख्या उतने ही इलेक्ट्रॉन की संख्या किसी भी परमाणु में, ठीक। तो देखिए हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक से हमको क्या मालूम चला है, हाइड्रोजन के परमाणु क्रमांक से हमको मालूम चला है कि इस हाइड्रोजन के परमाणु में कितना प्रोटॉन और कितना इलेक्ट्रॉन है। तो जितना प्रोटॉन उतना इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन के परमाणु में 1 प्रोटॉन और 1 इलेक्ट्रॉन है, हमको मालूम चला। ऐसे ही हीलियम का कहें तो हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है, और इसका परमाणु क्रमांक 2 का मतलब 2 प्रोटॉन नाभिक में बैठे हुए हैं सब, और 2 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं सब, 2 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं सब। तो ये परमाणु क्रमांक हमको मेनली क्या बता रहा है, नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या। और हम जानते हैं जितना प्रोटॉन उतने न्यूट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन, तो जितना प्रोटॉन उतना इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा होगा, बस यही है। अब देखिए अब बॉन्डिंग कैसे होती है, इतना आपको समझ में आया कि ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का खेल क्या है। अब देखो अब होता क्या है, जिसे हम लिखें एक चीज है, एक चीज क्या है, कैल्शियम। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक होता है 20। क्या होता है बाबू, 20 होता है। अब हम आपको बाह्यतम कोश समझाने जा रहे हैं। ये परमाणु का नाभिक, इसमें प्रोटॉन बैठा हुआ है, 20 गो प्रोटॉन है। हम इसको ऐसे दर्शा दिए कि 20 गो प्रोटॉन प्लस में है, इस नाभिक में है। अब ये परमाणु इस टाइप का है, इसमें कौ इलेक्ट्रॉन रहेंगे सब, तो देखो इलेक्ट्रॉन इसमें जो गो प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो हम 20 इलेक्ट्रॉन को इसमें भरते हैं, तो 20 इलेक्ट्रॉन, पहला रास्ता पे 2 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं सब, दूसरा पे 8 गो लगाते हैं सब। देखिए 8 इलेक्ट्रॉन इस पे चक्कर लगाते हैं सब, तो 2 8 10 हो गया, और 10 इसमें भर दीजिए। इसमें वैसे 14 रहते हैं सब, लेकिन 10 कम से कम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 14 भरा जा सकता है, कम कितना हो भरा जा सकता है इसमें किसी भी कोर्स में, अभी बता रहे हैं हम आपको। तो यहाँ पे हो गया ये 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, और एक यहाँ एक यहाँ,
10 हो गया। तो अब सारा इलेक्ट्रॉन गिन लीजिए, 20 इलेक्ट्रॉन है इस परमाणु में, 20 इलेक्ट्रॉन है। किस चीज का है परमाणु? तो कैल्शियम का परमाणु है। चूना जो होता है, चूना, सुरती चूना लोग खाते होंगे, खैनी जिसको गांव में बोलते हैं, वो चूना लेके घूमते हैं। चूना जो होता है कुछ नहीं होता है, उसमें कैल्शियम होता है, ऑक्सीजन होता है, ठीक। तो CaO होता है उसका सूत्र, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक। तो चूना होता है वो। अब ये चूना जो है, चूना में क्या होता है? कैल्शियम होता है, उसी में से मान लीजिए हम कैल्शियम उठा के ला दिए। अब उस कैल्शियम का परमाणु क्रमांक जो होता है 20 होता है। कैल्शियम एक तत्व है और इस तत्व का परमाणु क्रमांक क्या है? 20 है। अब 20 परमाणु क्रमांक का मतलब कौन सी का बाबू? 20 परमाणु क्रमांक का मतलब ये हुआ कि इसके परमाणु में कितने प्रोटॉन हैं? तो 20 प्रोटॉन है। ये प्रोटॉन जो है नाभिक में बैठे हुए हैं इस परमाणु के, ठीक। अब ये प्रोटॉन इस नाभिक में बैठे हुए हैं, तो जितना प्रोटॉन बैठे हैं उतने चक्कर लगाएंगे। सबके लिए एक कहोगो चाहिए ना, तो एक कहोगो चाहिए, तो सब प्रोटॉन के लिए एक एक इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, मतलब 20 प्रोटॉन तो 20 इलेक्ट्रॉन। अब देखो, इसमें सबसे बाह्यतम कोष किसको बोलते हैं? कोष एक शब्द आता है, कोष यानी कि सेल आता है, सेल। इसको जैसे हम नाभिक बोल रहे हैं, इस बीच वाले पार्ट को, हम परमाणु के बीच वाले पार्ट को नाभिक बोल रहे हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं न्यूक्लियस। वैसे ये जो इलेक्ट्रॉन जिस रास्ते पे गति कर रहे हैं ना, इस रास्ते का एक नाम रख दिया जाता है। जैसे आप जिस रास्ते पे गति करते होंगे उसको प्रेम गली नाम रख दिया जाता होगा, ऐसे ही सेम यहाँ पे है। यहाँ पे जिस रास्ते पे इलेक्ट्रॉन गति करते हैं उस रास्ते को हम बोलते हैं कोष, यानी कि सेल बोलते हैं, कोष, ठीक। अभी ये कोष जो होता है, ये पहला कोष है, पहला रास्ता, ये दूसरा रास्ता, ये तीसरा रास्ता, और इसी रास्ते को हम कोष बोल रहे हैं। मतलब ये प्रथम कोष, दूसरा कोष, तीसरा कोष, ठीक। तो ये कोष हो गया, इसका नाम हो गया। अब देखिए, पहले कोष में पहला रास्ता छोटा रास्ता है, इसलिए इस कोष में केवल और केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन गति कर सकते हैं, 2 ही इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा सकते हैं। दूसरा उससे थोड़ा बड़ा है, तो इसमें अधिकतम केवल 8 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा सकते हैं। 8 से कम लगा सकते हैं, लेकिन 8 अधिकतम, 8 से अधिक नहीं होना चाहिए इसमें। तीसरा कोष में तो लगभग इसमें 18 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा सकते हैं, ठीक। देखिए, कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने का एक फार्मूला होता है 2n²। ये पहला कोष हो गया, दूसरा कोष, तीसरा कोष। देखिए, पहले कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी है। n जो है कोष है, कोष नंबर ऑफ सेल, तो n यानी पहला कोष, n की जगह पे क्या रखेंगे? पहला कोष, तो n = 1 का स्क्वायर, n का स्क्वायर यहाँ पे लिखा हुआ है, 1 का स्क्वायर क्या हो गया? 2। यानी कि पहले कोष में केवल और केवल 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरे कोष में अगर निकालना है तो 2n², n यहाँ पे कितना है? 2, दूसरा कोष का निकालना है 2, और इसका स्क्वायर, n का स्क्वायर, तो क्या हो गया? 2 दूना 4 और दूना 8, यानी कि दूसरे कोष में 8 इलेक्ट्रॉन। वैसे ही अगले कोष का तीसरा का निकाल सकते हैं आप, 2 और तीसरा का 3, यानी तीसरा कोष 3, 3 का स्क्वायर बराबर 3 3 9 दूना 18। इस तीसरे कोष में कितने इलेक्ट्रॉन? तो 18 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे। 18 इलेक्ट्रॉन अधिकतम, कम लगा सकते हैं, 18 से कम हो सकते हैं इस कोष में, लेकिन 18 से अधिक नहीं हो सकते। 18 अधिकतम होना चाहिए तीसरा कोष में, और इसमें दूसरे में कितना होना चाहिए? अधिकतम 8, उससे अधिक नहीं। पहले में अधिकतम 2, उससे अधिक नहीं, ठीक। तो ये अधिकतम है, उससे कम लगा सकते हैं चक्कर, वो चलेगा, लेकिन ज़्यादा नहीं। अब देखो, इसमें इलेक्ट्रॉन जो है ये हो गया कोष। और कोष में कैसे इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? कोष में पहला कोष में केवल और केवल 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा में केवल और केवल 8 इलेक्ट्रॉन, मतलब ज़्यादा मतलब सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं 8। पहला में सबसे ज़्यादा 2, तीसरा में सबसे ज़्यादा 18। वैसे ही चौथा का निकाल लीजिए, 4 चौको 16 और दूना 32, यानी चौथा कोष में 32। ऐसे ही अगला निकाल सकते हैं, लेकिन 4 से ज़्यादा की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब देखिए, ज़्यादातर आपके सिलेबस में 4 से ज़्यादा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो आपको बस इतना याद रखना है, पहला में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, 2 से ज़्यादा नहीं भरेंगे, कम भर सकते हैं, चलेगा, ज़्यादा नहीं। अब संख्या सीमित रहती है, एक कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या सीमित रहती है। हम क्या बोले? हम बोले कि एक कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या सीमित रहती है। सीमित का मतलब कि इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते। अब ये कोष जो है छोटा है,
तो इसमें अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन गति कर सकते हैं। तो अब ज़्यादा अगर करेंगे इसमें इलेक्ट्रॉन तो ये गति नहीं कर पाएंगे। काहे नहीं गति कर पाएंगे? तो देखिए, आप सुने होंगे कि प्लस और प्लस के बीच रिपल्सन होता है। हम आपको पढ़ाए हैं फिजिक्स में, प्लस और प्लस के बीच रिपल्सन होता है, मतलब प्लस प्लस दूर भागते हैं सब। ऐसे ही माइनस और माइनस जब साथ में आएंगे तो दूर भागेंगे सब, ठीक। माइनस माइनस साथ में आएंगे, दूर भागेंगे सब, एक दूसरे को धक्का देंगे सब। प्लस प्लस एक दूसरे को धक्का, माइनस माइनस एक दूसरे को धक्का। ऐसे ही अगर अलग अलग चार्ज एक दूसरे के पास आते हैं तब जाके अट्रैक्शन होता है, तब जाके दोनों एक दूसरे से चिपकते हैं। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये रास्ता छोटा है और इस रास्ता में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन भर देंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने लगेंगे। बस अभी इतना समझिए, बस याद आप रखिए, इसका रीजन मत समझिए कि काहे 2 ही इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं। बस इतना समझिए कि पहले कोष में भरेंगे अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, कम हो सकता है, ज़्यादा नहीं। दूसरा कोष में कितना भरेंगे, दूसरा कोष में भरेंगे 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरा कोष में भरेंगे 18 इलेक्ट्रॉन, चौथा कोष में भरेंगे 32 इलेक्ट्रॉन अधिकतम, ठीक। लेकिन और एक रूल है, इलेक्ट्रॉन भरने का रूल एक और है। क्या रूल है? रूल ये है कि पहला कोष भरा होना चाहिए तभी आप दूसरा में भरेंगे, दूसरा कोष भरा होना चाहिए तभी आप तीसरा में जाएंगे, ठीक। मतलब फुल जब भर जाएगा तभी अगले कोष में आप इलेक्ट्रॉन भरेंगे। तो इसका मतलब कि लास्ट कोष में कम होगा लेकिन पहले कोष में पूरा फील होगा। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्रथम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे कोष में 8 इलेक्ट्रॉन, मतलब पूरा फुल्ली भरा हुआ है, तब जा करके हम तीसरे कोष में पहुंचे हैं। तीसरे कोष में कम इलेक्ट्रॉन है, कम हो सकते हैं लेकिन 18 से ज़्यादा नहीं, ज़्यादा होंगे तो कोष हम बढ़ा लेंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 10 ही इलेक्ट्रॉन है, 18 नहीं है, मतलब 8 को कम है। तो ये कम हो सकता है लेकिन ज़्यादा नहीं। अब आपको इलेक्ट्रॉन परमाणु में कैसे भरते हैं, कैसे रहते हैं, इसके बारे में जानकारी मिल गई कि कैसे रहते हैं। अब देखिए, कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 से हम समझा दिया। अब देखिए इसमें क्या है, एक चीज है बाह्यतम कोष। बाह्यतम कोष मतलब कि सबसे बाहर वाला कोष। तो बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए तभी कोई भी परमाणु अस्थायी होता है सामान्यतः, मतलब कहीं कहीं अपवाद आएगा। बस एक हाइड्रोजन को छोड़ दीजिए और एक हीलियम को छोड़ दीजिए, हाइड्रोजन और हीलियम, इन दोनों को छोड़ करके और कोई भी परमाणु जितना भी पीरियोडिक टेबल में आता है सबके अगर बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन है वो अस्थायी है, मतलब किसी से अभिक्रिया नहीं करेगा। किसी से अभिक्रिया करने का मतलब जैसे देखिए, आप पानी में चीनी को घोलते हैं तो उसमें अभिक्रिया होता है तभी चीनी घुल जाता है, एकदम मेल्ट होकर उसमें घुल जाता है। कैसे कि अभिक्रिया हो रहा है। अगर चीनी अभिक्रियाशील नहीं होता तो उस पानी में नहीं घुलता। तो अभिक्रिया करने का मतलब होता है कि चेंज होना, ठीक। तो चेंज होने को ही हम अभिक्रिया बोलते हैं सिंपल भाषा में। तो चेंज होना ही अभिक्रिया है। कोई भी चीज चेंज हो गया मतलब अभिक्रिया हो गया उसका। तो यहाँ पे कोई भी परमाणु, कोई भी किसी भी चीज का परमाणु अस्थायी तब होता है जब उसके बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन हो। और कोई भी परमाणु, आप ही हैं, आप भी अस्थायी होना चाहते हैं कि काश वो हमारे साथ रहती तो हम अस्थायी रहते हैं ना, सेम वैसे ही यहाँ पे है। यहाँ पे कोई भी परमाणु अस्थायी होना चाहता है और अस्थायी होने के लिए किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, बस यही है शर्त। तो बस हीलियम और हाइड्रोजन को छोड़ दीजिए, अभी उन दोनों को साइड रखिए, उनका हम बताएंगे अलग से। तो किसी भी परमाणु को अस्थायी होने के लिए उसका अष्टक पूरा होना चाहिए। अष्टक मतलब बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तब जाकर के वो परमाणु अस्थायी कहलाता है। तो अस्थायी होने के लिए कोई भी परमाणु बॉन्डिंग करते हैं, ठीक, बॉन्डिंग करते हैं। अब हम आपको एक चीज लिखना सिखाते हैं, अभी जो बताए हैं उसको हम प्रैक्टिस करना सिखाते हैं। एक चीज, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये क्या है? तो बाबू जो हम रूल बताए हैं ना कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन कैसे रहते हैं, यही इलेक्ट्रॉन परमाणु में भरने की प्रक्रिया है, क्या कहलाती है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो हम भरने की प्रक्रिया बताएं कि नाभिक में क्या रहेगा? प्रोटॉन, ठीक। उसके बाद पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, दूसरे कोष में 8, तीसरे कोष में 18, इसे भर सकते हैं। इसे भरने के नियम को ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, यानी कि
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है कुछ नहीं, परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन के भरने की प्रक्रिया जो होती है वही है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो हम आपको बताया कि पहले कोष में कितना इलेक्ट्रॉन भरेगा, अधिकतम 2, दूसरे कोष में अधिकतम कितना भरेगा, 8, तीसरे कोष में अधिकतम कितना भरेगा, 18, चौथे कोष में अधिकतम कितना भरेगा, तो 32। ठीक इस टाइप से भरते हैं इलेक्ट्रॉन। अब देखो हम इसको लिखते कैसे हैं, जैसे हाइड्रोजन का हमको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है तो 1H होता है, यानी कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है, 1 आगे लिख देते हैं। 1 का मतलब कि परमाणु क्रमांक दिखाता है, तो 1H मतलब हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है, और हाइड्रोजन का हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे लिख देते हैं। और परमाणु क्रमांक 1 है मतलब कि एक पहले कोष में 1 भर देंगे। ठीक वैसे ही हीलियम का ले लीजिए, तो हीलियम का परमाणु क्रमांक क्या है, 2 है, और पहले कोष में हम 2 भर देंगे। ठीक बस इतना ही। फिर आप ले लीजिए लिथियम को, लिथियम में क्या है, परमाणु क्रमांक 3 है, और लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 है मतलब कि 3 इलेक्ट्रॉन भरना है। लेकिन अब ध्यान क्या देना है कि पहले कोष में बाबू कितना इलेक्ट्रॉन अधिकतम, तो पहले कोष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन। फिर कामा लगाएंगे, काहे से कि अब कोष बदल गया। क्या हुआ, कोष बदल गया। पहला कोष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते थे, भर गया, लेकिन यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है, तो पहला में 1 इलेक्ट्रॉन चला गया, लेकिन जो 1 इलेक्ट्रॉन और बच रहा है वो दूसरे में जाएगा, तो दूसरे कोष में 1 इलेक्ट्रॉन भर गया। ठीक, तो लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से होगा, लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। वैसे ही बेरिलियम का ले लीजिए, बेरिलियम का होता है 4, और इसका कैसे करेंगे, तो पहले कोष में अधिकतम कितना भर सकते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन हमारे पास है, पहले कोष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, तो पहले कोष में अधिकतम हम 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। दूसरा चीज, अब 2 इलेक्ट्रॉन भर गया मतलब ये पहला कोष फिल हो गया, पूरा फुल हो गया, अब नहीं भरेगा इसमें, पूरा अब भर गया है एकदम, अब नहीं भरेगा। अब दूसरा कोष में भरिए, दूसरा कोष में कहो तो 2 भर दिए और 2 बाकी है, यानी 2 दूसरे कोष में चला गया। ठीक, तो ये ऐसे भरते हैं हम इलेक्ट्रॉन को, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे भरे जाते हैं परमाणु में, और यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। अब आपके अगले चैप्टर में या आपके अगले क्लास में आएगा एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अगले चैप्टर में दिया ही है आपके, बस हल्का हल्का आपको परिचित कराया है। तो क्या करना है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाता है, थोड़ा एडवांस लेवल पे लिखा जाता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा आपको हिंट दे देते हैं, थोड़ा सा हम आपको समझा देते हैं कैसे होता है। देखिए हम आपको बताए हैं अभी कोष क्या होता है, कोष हम बताए हैं कि इलेक्ट्रॉन जिस रास्ते पे इस नाभिक का चक्कर काट रहे होते हैं उसी रास्ते को हम बोलते हैं कोष। क्या बोलते हैं, कोष। अब ये परमाणु जो है हम जैसे बनाए हैं एक्चुअल में वैसे होता नहीं है, हम बनाए हैं कहाँ पे, तो बोर्ड पे बनाए हैं ना। अब ये बोर्ड पे हमको प्लेन दिख रहा है, कैसा दिख रहा है, प्लेन दिख रहा है, लेकिन ये ऐसे प्लेन होता ही नहीं है, ये फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, फुटबॉल टाइप का स्ट्रक्चर होता है, मतलब 3D होता है, बहुत छोटा तो है, ऐसे बोर्ड पे जैसे बनाए हैं वैसा ही है, लेकिन ये ऐसे गोल वृत्ताकार नहीं है, ये फुटबॉल के टाइप का है। ये जो बीच में आपको नाभिक दिख रहा है ये भी छोटा सा गोली टाइप का है, इसके चारों तरफ जो सेल दिख रहे हैं ये भी गोल गोल है, मतलब एक फुटबॉल टाइप में है। ठीक, तो ये जो सेल हैं, जो कोष हैं, ये फुटबॉल टाइप की स्ट्रक्चर है। अब ये कोष जो है क्या करता है, कोष में इलेक्ट्रॉन गति करता है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन जिस रास्ते से गति करता है उसी को हम कोष बोल दिए। तो इलेक्ट्रॉन का गति करने का रास्ता एक फुटबॉल लाइक हो गया, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे फुटबॉल टाइप का इसका रास्ता हो गया। अब एक आता है उपकोष, क्या आता है, उपकोष, सब सेल जिसको बोलते हैं। तो सब सेल क्या होता है, देखिए इलेक्ट्रॉन कोष में नहीं होता, इलेक्ट्रॉन कोष में नहीं होता, इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में ऑर्बिटल में होता है। देखिए जैसे आप एक गांव में गए, आप एक आदमी को ढूंढते हुए एक गांव में गए और उस आदमी का नाम है इलेक्ट्रॉन, तो उस गांव को हम बोल दिए कोष। क्या बोल दिए बाबू, कोष। अब उस गांव में जो है
उस गांव का नाम है कोस। उस गांव में एक घर है, उस घर का नाम, जैसे आपके घर का नाम होता है मतलब जैसे आप मान लीजिए बच्चन भवन, कुछ ऐसे नाम होता है, भवन का नाम होता है, कुशवाहा भवन, यादव भवन, मोहम्मद भवन, ऐसे कुछ नाम होता है घर का। ऐसे मान लीजिए कि उस गांव में कोस, जिस गांव का नाम है, उस गांव में एक घर है जिसका नाम है उपकोस। क्या नाम है? उपकोस। अब इस उपकोस में आप गए तो इस उपकोस में उस आदमी को ढूंढ रहा है, और वो आदमी कौन सा? इलेक्ट्रॉन। तो वो उपकोस में आप कहाँ जाएंगे? तो कमरे में, किसी कमरे में जाके वो आदमी बैठा होगा, और उस कमरे को हम बोलते हैं आर्बिटल, यानी कि क्या बोलते हैं? कक्षक बोलते हैं, आर्बिटल। तो बाबू देखो, आर्बिटल किसको बोले? जहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन जहाँ है। तो एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है? आर्बिटल में होता है। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के होने की संभावना होती है ना, उसी को हम आर्बिटल बोलते हैं। अब देखो, हम यहाँ पे क्या बनाए? ये सेल हो गया। ये जो फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर हम दिखा रहे हैं आपको, ये सेल हो गया। लेकिन एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन तो घूम रहा है, चारों तरफ घूम रहा है ना। अब इलेक्ट्रॉन के जहां सबसे ज्यादा होने की संभावना है, इस फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर पे सबसे ज्यादा जहां होने की संभावना है, उसी को हम बोलते हैं आर्बिटल, यानी कि कक्षक। क्या बोलते हैं? कक्षक यानी आर्बिटल। तो देखिए, आर्बिटल कुछ नहीं है जहां इलेक्ट्रॉन के होने की संभावना है। जैसे आप हैं, हम आपको ढूंढते हुए आपके गांव जाएंगे, आपके गांव में आपके घर पे जाएंगे, घर के अंदर कमरे में जाएंगे, ठीक, और उस कमरे में आप मिलेंगे। तो वैसे इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन कोष में है, कोष मतलब अपने गांव में है, लेकिन उस गांव में एक घर में है, और उस घर में एक कमरे में है, ठीक। वैसे इलेक्ट्रॉन है, ये कोष में है। कोष, ये जो फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसी कोष में है, और इस कोष में, उपकोष में है, मतलब एक छोटे से एरिया में है। एक छोटे से, देखिए, इस फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर के एक छोटे से एरिया में है, और उस एरिया के, देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर है, उसमें से हम कुछ एरिया ले लिए जिसमें इलेक्ट्रॉन के सबसे ज्यादा होने की संभावना है। तो ये एरिया क्या हो गया? उपकोष हो गया। अब इस उपकोष में सबसे ज्यादा संभावना कहाँ है इलेक्ट्रॉन के होने की? तो मान लीजिए इतने दूर में, तो ये जो इतना दूर हम ले लिए, ये क्या है? ये आर्बिटल है, यानी कक्षक है। तो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के सबसे अधिक होने की संभावना होती है, उसको हम बोलते हैं आर्बिटल, यानी कक्षक। इंग्लिश में आर्बिटल बोलते हैं, हिंदी में कक्षक बोलते हैं। तो ये आपको समझ में आया, कक्षक क्या है यानी आर्बिटल क्या है। तो आर्बिटल वह स्थान जहां इलेक्ट्रॉन के सबसे ज्यादा होने की संभावना होती है। परमाणु में वह स्थान जहां इलेक्ट्रॉन के सबसे ज्यादा होने की संभावना होती है, आर्बिटल कहलाता है। हम बहुत डीपली पढ़ा रहे हैं, ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन हाँ अगले चैप्टर में आएगा। तो वहाँ पे उसके लिए हम यहाँ पे समझा रहे हैं, यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीख रहे हैं। अभी हम सिंपल तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे हैं। अब हम लिखेंगे इस, जो हम नया तरीका पढ़ रहे हैं, इसके बेसिस पे। हम पहले लिखे हैं उसके हिसाब से तो आप समझ गए होंगे कैसे लिखते हैं। अब देखिए, अब हम पढ़ते हैं इसके हिसाब से। अब देखिए, होता ये है कि जब हम, जिसको हम पहला कोष बोले हैं उसको हम एल कोष भी बोलते हैं, जिसको दूसरा कोष बोले हैं उसको एम कोष भी बोलते हैं, जिसको तीसरा बोलते हैं उसको एन बोलते हैं। इससे आगे आएगा तो आगे भी बढ़ता जाएगा, मतलब कि एल एम एन वो भी बोल सकते हैं आगे वाले को। ऐसे मतलब कोष की संख्या जैसे जैसे बढ़ती जाती है, नामकरण करते जाते हैं। जैसे एक दो ना बोल के ना एल एम एन बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यार। तो एल एम एन एगो नाम हो गया कोष का। जैसे हम बोले थे पिछला जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे थे तो उसमें 1 2 3 ऐसे कक्षक बोले थे, सॉरी कोष बोले थे, लेकिन इसमें हम नाम रख दे रहे हैं एल एम एन कोष है, ठीक। अब एक होता है उपकोष। क्या होता है? उपकोष। तो देखिए, उपकोष का तो नाम होता है, उपकोष का तो नाम होता है ना, उपकोष का नाम। जैसे आपका घर है, घर का नाम है। अब घर में कमरा है, कमरे का नाम नहीं ना है, बस कमरे का नंबर होता है। तो वैसे यहाँ पे घर है और उस घर का नाम होगा कोष। वहाँ पे जहाँ इलेक्ट्रॉन गति करता है उस एरिया को हम कोष बोलते हैं। अब कोष में वह स्थान जहाँ इलेक्ट्रॉन के होने की संभावना होती है वो उपकोष। जहाँ पे सबसे ज्यादा होने की संभावना होती है वो कक्षक यानी आर्बिटल। अब देखो, हम क्या कहें, हम कहें कि एल एम एन ओ पी जहाँ तक आप मान सकते हैं कोष है,
यानी कि सेल है। अब उपकोष यानी सब सेल क्या है, तो सब सेल इसका भी नाम रखे। कहे कि किसी भी परमाणु में 4 तरह के उपकोष पाए जाते हैं। कितने तरह के, आज से याद रखना, 4 तरह के उपकोष पाए जाते हैं। एक होता है S, एक होता है P, एक होता है D और एक होता है F। अब जैसे लिखे हैं सेम वैसे लिखना है, इसको बदले तो गड़बड़ा जाएगा। काहे, S जो होता है कैपिटल में होता है, P कैपिटल में, लेकिन D जहाँ जाएंगे ना स्मॉल हो जाएगा, F जहाँ जाएंगे ना स्मॉल हो जाएगा। तो ये 4 नाम है किसका, उपकोष का। तो उपकोष कितने होते हैं, 4 होते हैं। सेल कितने होते हैं, तो सेल कितना हो सकता है, अनंत हो सकता है, लेकिन सब सेल कितने होते हैं, 4 ही होते हैं। SPDF, SPDF याद रखिएगा, SPDF सब सेल है यानी कि उपकोष है। SPDF, SPDF, SPDF यही है उपकोष। अब हमको ये SPDF जो है ये भवन का नाम यानी घर का नाम है। ठीक, घर जो आपका भवन है, जो महल है उसी का नाम है, जो इलेक्ट्रॉन का घर है उसी का नाम है। और इस घर में एक कमरा है उसमें इलेक्ट्रॉन है। तो देखो S में कितने ऑर्बिटल होते हैं, तो S एक छोटा सा घर है, एक छोटा सा घर है, और इस छोटका घरवा में 2 ऑर्बिटल मतलब 2 कमरा। P जो है, P एक इससे थोड़ा सा बड़ा घर है, और इस P में 3 कमरा, 3 कमरा यानी 3 रूम। D है इससे थोड़ा सा बड़का है घर, इससे थोड़ा सा बड़का उपकोष है। तो इसमें क्या होता है, इसमें 5 होता है कमरा, 1 2 3, 1 2 3 4 और 1 5 हो गया। 5 कमरे होते हैं इस घर में। एक होता है F उपकोष, और F उपकोष में क्या होता है, 7 कमरे होते हैं। इसे इस टाइप के 7 आप बना सकते हैं। तो 7 कमरे होते हैं। तो बाबू देखो ये क्या है, हम बताए कि इलेक्ट्रॉन जिस रास्ते पे गति करता है उस रास्ते को हम बोलते हैं कोष यानी सेल। तो परमाणु जो होता है वो बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो इलेक्ट्रॉन इधर से ऐसे भी गति कर सकता है, ऐसे भी गति कर सकता है, इधर से ऐसे तिरछियाक गति कर सकता है, इसे तिरछियाक किधर से भी गति कर सकता है। भाई उसको गोल गोल ऐसे घूमना है, क्यों, घूम घूम के गोल गोल घूमेगा, कोनो दिक्कत नहीं है। तो पूरा एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर इसका रास्ता बन गया। ठीक, अब इस रास्ते में हम कहें कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना तो उसके घर पे है, उसके घर पे है। हम क्या कहें कि ये इसका गांव है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन गति कर सकता है, ये इसका गांव है। अब इसमें सबसे ज़्यादा उसके होने की संभावना कहाँ है, घर पे। और घर पे कहाँ, तो उसके कमरे में। और वो कमरा क्या है, कक्षक है यानी ऑर्बिटल है। तो बाबू देखो ये हो गया इलेक्ट्रॉन का कोष, सॉरी परमाणु का कोष। क्या हो गया, परमाणु का कोष, फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर। इमेजिन करो इलेक्ट्रॉन ऐसे गति कर रहा है, तो इतना चौड़ा पाथ अगर हम ले लें तो ये क्या हो गया, ये हो गया इलेक्ट्रॉन के सबसे ज़्यादा, मतलब इलेक्ट्रॉन के होने की संभावना इस पाथ में, इस चारों तरफ इतना पट्टी ले लें तो कहेंगे कि इतने पट्टी में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ठीक, हम इमेजिन करने के लिए आपको समझा रहे हैं। अभी आप पढ़ेंगे 12th और 11th तो उसमें पता चलेगा कि सेल की आकृति कैसी होती है, अच्छे से आप डिटेल से पढ़ेंगे। तो हम मान लेते हैं कि इस परमाणु में एक पट्टी, रिंग टाइप का स्ट्रक्चर इतना, इसमें इलेक्ट्रॉन गति कर, इसमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन के होने की संभावना है, मतलब इलेक्ट्रॉन के होने की संभावना। अब कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन गति करते हुए यहाँ पे आया है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इतने दूर में होने की संभावना है ना। तो अब इतने दूर में होने की संभावना है, ये क्या है, ऑर्बिटल। और ये जो पट्टी लिए थे ये क्या है, सबसेल है यानी उपकोष है। बस इतना ही है और कुछ नहीं। अब देखो हम क्या कहें कि मेनली 4 तरह के उपकोष होते हैं, जिसमें कमरों की संख्या यानी ऑर्बिटलों की संख्या अलग अलग होती है। S में 2 ऑर्बिटल, P में 3 ऑर्बिटल, और D में कितने ऑर्बिटल, 5 ऑर्बिटल, और F में कितने ऑर्बिटल, तो F में 7 ऑर्बिटल बस। अब देखो एक कमरे में ज़्यादा से ज़्यादा 2 लोग रह सकते हैं, 2 लोग एडजस्ट कर सकते हैं। वैसे यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन जो है एक ऑर्बिटल में केवल और केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन अधिकतम रह सकते हैं। ऐसे इलेक्ट्रॉन को भरा जाता है। अभी मत समझो यार, बस समझो कि 2 इलेक्ट्रॉन इस कमरे में रह सकते हैं,
2 इलेक्ट्रॉन इस कमरे में रह सकते हैं, अधिकतम कम रह सकते हैं, अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन किसी भी कमरे में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, किसी भी ऑर्बिटल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, कोई भी sp,d,f कोई भी हो, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन अधिकतम रह सकते हैं। अब हम कहते हैं कि अब बांटो कि अब कौन से सेल में कौन सा सब सेल होगा, कौन सा सब सेल होगा। तो अब देखो, अब हम आपको इमेजिन कराते हैं। इमेजिन क्या कराए, देखो L जो सेल है इसमें कितने ऑर्बिटल होंगे और कौन से ऑर्बिटल होंगे। तो S जो सेल है इसमें पहला होगा S ऑर्बिटल। काहे S ऑर्बिटल, कहाँ से कि अभी हम आपको बताए क्या बताए, सॉरी देखिए एक चीज़ हम गड़बड़ कर दिए, देखिए क्या गड़बड़ किए हैं, एक चीज़ बस भूल हो गया मुझसे, सॉरी इसके लिए। S जो होता है इसमें केवल और केवल एक ऑर्बिटल होता है, सॉरी गलती से बोल दिए हैं 2 ऑर्बिटल, इसके लिए सॉरी। एक ही ऑर्बिटल होता है S उपकोष में। S उपकोष में कितने ऑर्बिटल, 1 ऑर्बिटल, बस याद रखिएगा, इसके लिए सॉरी, बहुत सॉरी। देखिए इसमें 1 ऑर्बिटल होता है S सब सेल में, और P में बताए हैं 3 तो उसमें 3 होता ही है, D में बताए हैं 5 होता ही है, F में बताए हैं 7 तो 7 ही होता है, बस एक गलत हो गया है उसके लिए सॉरी। अब देखिए आगे हम बढ़ते हैं, आगे एक सेल में एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, ये हम जानते हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो अब हम कहते हैं कि देखो क्या हम कहें, देखो यहाँ पे परमाणु है, तो परमाणु के पहले कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, अभी बताया कुछ देर पहले, 2 अधिकतम 2, दूसरा में अधिकतम 8, तीसरा में अधिकतम 18, ऐसे भरे थे। तो अधिकतम 2 मतलब कि S सब सेल बस इसमें होगा। कौन सा सब सेल बस होगा, S। कहाँ से कि S के पास केवल और केवल 1 ऑर्बिटल होता है, और 1 ऑर्बिटल में अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो मतलब बस इसमें एक ही ऑर्बिटल है S सब सेल में, ठीक है, सॉरी L सेल में कितने ऑर्बिटल है, एक ही ऑर्बिटल है, S है बस, ठीक, सॉरी एक उपकोष है और उस उपकोष में एक ही ऑर्बिटल है और वो है S। तो S उपकोष बस पहले में होता है, पहले कोष में। दूसरे कोष में देखा जाए तो दूसरे कोष में 8 इलेक्ट्रॉन, तो S अगर लगा दें तो 2 इलेक्ट्रॉन भर गया। अब ध्यान दो, 2 इलेक्ट्रॉन भर गया। अगर P भी इसमें लगा दें तो P में कितने ऑर्बिटल, 3 में कितने मिलकर के हो गए, 1 2 1 2 1 2, यानी 3 दूना 6 गो इलेक्ट्रॉन। तो इसमें 2 और इसमें 6, कितना हो गया, 6 2 8, यानी कि इसमें 2 ऑर्बिटल। M उपकोष में कितने ऑर्बिटल, S और P 2 ऑर्बिटल। आगे बढ़िए, आगे बढ़ते जाइए। अब आगे बढ़े तो हमको पता चला कि इसमें 18 इलेक्ट्रॉन, ढेर हो गया। तो हम कहे कि इसमें कौ ऑर्बिटल, पहला S तो रहेगा, S में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। S ऑर्बिटल, एक ही ऑर्बिटल इसमें होता है। S उपकोष में एक ही ऑर्बिटल होता है, इसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन। P रखो, P में 6 गो अधिकतम इलेक्ट्रॉन भर सकता है, तो 2 और 6 8 होगा। अभी 10 की कमी है। अगर इसमें D हम रख दें तो D में कौ गो ऑर्बिटल होता है, 5 ऑर्बिटल होता है, 5 ऑर्बिटल होता है, हम आपको बताए हैं। और 5 ऑर्बिटल का मतलब हो गया, 5 ऑर्बिटल का मतलब हो गया कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 5 दूना 10, ठीक। तो यहाँ पे 10, तो 2 और 6 8 और 10 कितना हो गया, 18। तो तीसरे में sp,d, चौथे में देखा जाए तो चौथे में 32 होता है। तो sp,d मिला करके कितना हुआ था बाबू, sp,d मिला करके 18 हुआ था। तो इसमें s p और d ये तो तीनों रहेंगे, और अगर f लगा दें तो f में कितना ऑर्बिटल, 7 होता है, और 7 दूना 14, तो 14, यानी कि 18 और 14 कितना हो गया, 18 और 14 32। तो ये हो गया पूरा चौथे कोष में 32 इलेक्ट्रॉन। आगे भी अगर कोष होंगे तो उसमें 4 ही अब ऑर्बिटल होंगे, 4 ही उपकोष होंगे, अब ज़्यादा नहीं होंगे, बढ़ेंगे नहीं। अभी तक 4 ही उपकोष बने हुए हैं। अब देखिए, अब हम आगे पढ़ते हैं। अभी तक तो आपको समझ में आया कि अभी तक हम क्या पढ़े। अभी तक हम पढ़े कि पहले कोष में केवल 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोष में केवल 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे कोष में केवल 18 इलेक्ट्रॉन, चौथे कोष में तीसरे कोष में केवल 32 इलेक्ट्रॉन, ऐसे भर सकते हैं। अभी बताए हैं आपको। अब देखिए,
ऐसे हम मतलब निकाल सकते हैं 2n² से कितना भरना होता है, फार्मूला हम आपको बताएं। अब इसमें सेल होते हैं, सब सेल होते हैं, ऑर्बिटल होते हैं। अब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। अब एक परमाणु उठाइए। कौन परमाणु? पहले हाइड्रोजन को उठा लो बाबू, कोनो दिक्कत नहीं है। ये है परमाणु हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का परमाणु है ना, और इस हाइड्रोजन के परमाणु में ये नाभिक है। नाभिक में एगो प्रोटॉन है। एगो प्रोटॉन है मतलब एगो इलेक्ट्रॉन है। एगो इलेक्ट्रॉन किस में भरा हुआ है? तो एल कोश में भरा हुआ है। एल कोश में कहाँ पे है? तो इस उपकोश में है। इस उपकोश में कहाँ है? तो इस उपकोश के ऑर्बिटल में है। ऑर्बिटल में, ठीक। तो ये एक इलेक्ट्रॉन इस उपकोश के ऑर्बिटल में भरा हुआ है। तो अब कोई पूछेगा इलेक्ट्रॉन परमाणु में कहाँ होता है, तो कहिएगा कोश में। तो फिर पूछेगा कोश में कहाँ, तो कहिएगा उपकोश में। कहेगा उपकोश में कहाँ, तो कहेंगे कि उसके ऑर्बिटल में, उस उपकोश के ऑर्बिटल में। कहेगा ऑर्बिटल क्या है, तो ऑर्बिटल वह स्थान जहाँ इलेक्ट्रॉन के सबसे ज़्यादा पाए जाने की संभावना होती है, वही ऑर्बिटल कहलाता है। खत्म बात। अब चलिए, अब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। एक बार हम लिखवा देते हैं। एल में कितने होते हैं, तो एल में बस एस, एम में एस पी, उसके बाद एन में एस पी डी, और एल एम एन ओ में कितने होते हैं, एस पी डी एफ। ये होते हैं आपके सबसेल। सबसेल होते हैं इन कोषों में। सबसेलों की संख्या होती है, कौन कौन से सबसेल होते हैं। अब आगे भी अगर जाएंगे, पी में जाएंगे, तो वो भी SPDF होगा। सब में अब SPDF ही होगा, बस इतना ही। अब देखिए, अब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। एक चीज़ अभी इसमें हम बताएंगे। एक होता है अभी एनर्जी लेवल, अभी उसको हम डिस्कस करेंगे। थोड़ा हार्ड हो जाएगा ये आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं समझ में आ रहा है तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, काहे से कि ये अगले चैप्टर में आएगा। हम इस चैप्टर में थोड़ा थोड़ा हिंट दे रहे हैं, इसमें थोड़ा सा दिया है, तो हम सोचे कि इसको पूरा बता दिया जाए, आप इसी बहाने पूरा समझ जाएंगे। तो इसीलिए हम इसको बता दे रहे हैं यहीं पे। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये चैप्टर अगर ये पहले वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो बताए थे ना, वो समझ में आ गया तो आपको ये चैप्टर समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बताते हैं नया वाला ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये मॉडर्न है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। अब देखिए, अब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, तो एल में एस, और एस जो है किस में है, एल में है। एल क्या है, पहला कोष है, तो 1s, ये 2s। एम जो है दूसरा कोष है, 2p दूसरा कोष, यानी 2 लगाते जाएंगे। किस कोष के ऑर्बिटल, किस कोष के उपकोष हैं, इसके लिए हम लिखेंगे। देखिए, एल जो है पहला कोष है, तो जो भी इसमें उपकोष होगा उसके साथ 1 लगाएंगे। कैसे कि एल जो है पहला कोष को हम एल मानते हैं यार। देखो ना, इस परमाणु में पहला कोष को एल मानते हैं। ये पहला कोष है, इसको एल माने हैं। तो पहला कोष में ऑर्बिटल कौन, एस। दूसरा एम जो कोष आता है, एम कोष है। इस कोष में कौन सा उपकोष, तो एस भी है और पी भी है, और कौन सा कोष है, 2 है, तो 2p। ऐसे यहाँ पे एन लिखेंगे तो 2s, 2p और 2d। 2d, सॉरी, देखिए 3s, 3p, 3d ना, भूल रहे हैं। देखिए 3s, 3p, 3d, और यहाँ पे क्या हो गया, 4s, 4p और 4d और 4f। ये ऑर्बिटल ऐसे लिखे जाते हैं। 4 का मतलब कि चौथे कोष में ये सारे उपकोष हैं। 3 का मतलब कि तीसरे कोष में ये सारे उपकोष हैं। 2 का मतलब दूसरे कोष में ये सारे उपकोष हैं। 1 का मतलब पहले कोष में ये सारे उपकोष हैं। S जो है पहले कोष में है। इसको दिखाने के लिए हम नंबरिंग लिखते हैं। अब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, इसके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, लेकिन इस लेक्चर में बस यही तक हम आपको बता के छोड़ेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस हिसाब से कैसे लिखा जाता है। अगला जो इसमें कुछ अपवाद आता है, इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए, ये इसीलिए ये बड़ा टॉपिक हो गया है। अब हम हाइड्रोजन का क्या लिखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 होता है हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक, मतलब इलेक्ट्रॉन उसमें एक ही होगा। और देखो, एक ही इलेक्ट्रॉन किस में भरेगा, पहला कोष में। पहला कोष में कौन ऑर्बिटल, एक s ऑर्बिटल बस होता है, एक s ऑर्बिटल, सॉरी s उपकोष,
एस उपकोष होता है। एस उपकोष में कौन ऑर्बिटल? एक में कौन इलेक्ट्रॉन भरता है? अधिकतम 2, कम भर सकता है, तो इसमें क्या भर देंगे? 1s1। ठीक, यानी एस उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन अधिकतम भर चुके हैं? 1 इलेक्ट्रॉन अधिकतम 2 भरना चाहिए, लेकिन 1 कम से कम भरा है और अधिकतम 2 भर जाएगा। अब देखिए, अब हम क्या करें? हीलियम का परमाणु क्रमांक 2। अब हीलियम में पहला कोष में भरेंगे 1s2, मतलब कि हीलियम का ये परमाणु है और इस परमाणु के पहले कोष में एस उपकोष है और इस एस उपकोष में एक ऑर्बिटल है और इस ऑर्बिटल में हम 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। यही हम बोले हैं यहाँ पे कि पहला कोष है एस उपकोष है और एस उपकोष के ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। एस उपकोष में मेनली कर सकते हैं, एस उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। अब ऑर्बिटल को आप यहाँ से छोड़ दीजिए, बस यहाँ पे एस उपकोष में कितना इलेक्ट्रॉन भर दिए? 2 इलेक्ट्रॉन। ऑर्बिटल आपको 11th में पढ़ना है डिटेल से, बस ऑर्बिटल छोड़ दीजिए। अब उपकोष को लेके चलते हैं, उतना आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। ऐसे ही लिथियम ले लिए, तो लिथियम का परमाणु क्रमांक 3। ऐसे इसको कैसे भरेंगे? तो 1 पहला कोष में भरेंगे। पहला कोष में कौन सा उपकोष? तो एस में कौन भरता है? अधिकतम 2 भर दिए, ठीक है। उसके बाद अगला कोष आया, अगले कोष में कौन से उपकोष होते हैं? तो एस और पी होता है, 2 चीजें होती हैं। तो 2s काहे 2s? काहे से कि दूसरा का उपकोष s है, तो 2s। पहला में s है, ये दूसरा में भी है, तो 2s यानी दूसरा के s उपकोष में कौन सा इलेक्ट्रॉन भरेंगे? तो 2 भर चुके हैं, 1 और बाकी, 1 भर दो, हो गया। वैसे ही बेरिलियम भरो, बेरिलियम का 4 हो गया, तो बेरिलियम 1s2 पहला कोष में भर दिए, पहला कोष में एस उपकोष में भर दिए, ठीक। अब 2s क्या भर दिए? 2s2, 2 और 2 4 हो गया। दूसरा कोष में भी भर गया, पहला में भी भर गया। p में कितना है? तो 2p में अभी भी इसमें भी 0 है और 2p इसमें भी 0, ठीक। तो ये है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आप इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कम से कम 18 तक लिखिएगा। 18 तक आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए हम दे रहे हैं। अब आगे के लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ज़्यादा अगर पढ़ा देंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो आप जाकर देखेंगे, डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स का लिंक मिल जाएगा, PDF नोट्स का लिंक, आप जाकर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं नोट्स। वैसे इसका नोट्स हम डाउनलोड करने के लिए आपको कहेंगे, कहाँ से कि थोड़ा सा हार्ड हमने पढ़ा दिया है, तो इसलिए थोड़ा सा मतलब कठिन चीज़ हमने पढ़ा दिया है, इसलिए हम नोट्स डाउनलोड करने के लिए कहेंगे। हाँ, लेकिन नोट को डाउनलोड करके बस मत रखिएगा, उसको लिखिएगा, पढ़ेंगे तब जाके आपको ये आसान लगने लगेगा, ऐसे आसान नहीं लगेगा। तो आशा है कि आप इन सब चीज़ों को समझे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।